Hello students, in this video we'll learn about parallel plate capacitor beta. Why we are studying about parallel plate capacitor? Basically there are several type of capacitors like cylindrical capacitors, spherical capacitors. तो बेसिकली सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैपेसिटर्स होते क्या है। तो कैपेसिटर हम लोगों ने देखा ही था बेटा कि एक चार्ज प्लेट होती है और इसके बगल में जब कभी भी कोई अनचार्ज प्लेट आती है तो इस अनचार्ज प्लेट की वजह से यहाँ पर आपको इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा दो प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो दो प्लेट्स आपकी इस तरीके से सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, स्फेरिकल फॉर्म में भी। ये एक अलग प्लेट हो गई बेटा, मतलब यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कैसा चार्ज अपीयर हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा। इन द सेम वे कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है अंदर वाली प्लेट पर कैसा चार्ज अपीयर हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर्स की बात नहीं करनी। और इंडस्ट्रीज में आजकल हर जगह पर जो मोस्ट कॉमनली जो यूज कैपेसिटर है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पैरेलल प्लेट का क्या मतलब है? तो प्लेट का मतलब है बेटा द प्लेट कैन बी ऑफ स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, दोनों सर्कल की बनी हुई हो, ट्रायंगुलर शेप की भी हो सकती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये है कि प्लेट्स कैन बी ऑफ एनी काइंड, मतलब वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है। तो यहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? ये इसी तरीके का मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर है जो मैंने आपको बताया, जिसमें कितनी प्लेट्स होती हैं, दो लार्जली प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में आप एक सेपरेशन रखते हैं। कितने का? सपोज आपने जो सेपरेशन रखा वो डी का रखा। अब जब कभी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की बात आती है, अब सिंपल सी बात है, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर बन गया। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैपेसिटी, कि कहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसको जहाँ कहीं पर भी यूज़ करना होगा उसके लिए हमें इसकी कैपेसिटी पता करनी पड़ेगी। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस पता करना पड़ेगा। तो इसका कैपेसिटेंस, जब कभी भी हमसे कोई कैपेसिटर की बात करेगा तो हमेशा हमारे दिमाग में एक ही रिलेशन याद आना चाहिए बेटा, एंड दैट रिलेशन इज Q इज इक्वल टू सी बी। यही है कि भैया जब कभी भी कैपेसिटर की बात होगी तो सबसे पहले फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी बी आएगा। तो इससे क्या होगा? इससे हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये C तो हमें निकालना होता है, ये तो हमें निकालना है। Q जो है वो चार्ज गिवन गिवन होगा, जो भी चीज़ होगी कि भैया कितना चार्ज गिवन है। हमें किसी भी तरीके से पोटेंशियल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल के लिए अगर हम ध्यान से देखें, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव कर रही होंगी बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है V बाई डी, और ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच बारे में जब डिस्कशन किया था तो हमने E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर पढ़ा था बेटा। यही माइनस डी वी बाई डी आर को हम कंडक्टर्स के केस में E इज इक्वल टू वी बाई डी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं। तो अब से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के बीच में, दो कंडक्टर्स के बीच में अगर मुझसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए और उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन कितना है वो बताइए, तो हम क्या बता पाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस between two conductors divided by the separation between the two conductors, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमने ये कंडक्टर्स प्लेस किए हैं तो इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा बेटा।
और ये जो प्लेट का एरिया, इसका अगर एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा। सर आप एरिया ए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये प्लेट हमारी स्क्वायर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, तो इसलिए हमें इसका एरिया कितना मानना है? ए मानना है, ताकि हम इसको जनरलाइज कर सकें। तो अब हम निकालने की कोशिश करेंगे बेटा कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए अब हमें जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये, सपोज इनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है डी का। ऑब्वियसली बात है, एक प्लेट की वजह से, एक इन्फिनेटली लॉन्ग प्लेट की वजह से, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था बेटा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आया था हमारा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे रिलेशन मिला था हमें, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैसे रिलेशन देखने को मिला था। तो सिंपल सी बात कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर अपीयर हो रहा होगा, यानी कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सपोज प्लस सिग्मा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? माइनस सिग्मा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये एक प्लस सिग्मा वाली प्लेट बेटा, ये एक माइनस सिग्मा वाली प्लेट। याद है हमने इस तरीके से फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन की हम लोगों ने बात की थी जब हमने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा था। तो इस रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2, यानी कि प्लेट 1 की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे की तरफ होगी, यानी कि E1। ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि टुवर्ड्स होगी, यानी कि ये E2 होगी। E1 की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि एक प्लेट की वजह से यही होता है। नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से हमें पता चला कि इसकी डायरेक्शन किधर है? अपोजिट है। यहाँ पर भी जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होंगे, तो यानी कि 0 मिलेगा यहाँ पर रिलेशन। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख बेटा, ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से अवे, और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स आएगी, यानी कि E1 और E2 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी क्या हो जाएगी? ई नेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ई नेट। बिल्कुल वैसे ही रिलेशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा बेटा, पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, और यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा, जैसा आपको यहाँ पर 0 मिला वैसे ही 0 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि प्लेट का एरिया मैंने मान लिया ए, चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? तो हमें ये, हम चाहें तो ये डायरेक्टली, अगर हमसे कोई कैपेसिटेंस पूछेगा तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप वो स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हैं, कंसिडर द टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, और यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी वी निकालना है मुझे। तो V निकालने के लिए किसी भी तरीके से V मिल जाए मुझे, क्या मिले? V। तो E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V बाई डी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ई डी, और E कितना है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यानी कि इसकी जगह मैं कितना लिख दूँ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा की जगह पर हम लोग Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लिख सकते हैं। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि C इज इक्वल टू कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिल जाएगा। और देख लो बेटा, यही हमारा क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया। तो हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि कैपेसिटेंस की जब कभी भी अब कोई भी बात करेगा तो मुझे Q इज इक्वल टू सी भी ध्यान रखना है। और V और E में कंडक्टर्स के केस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी। ये रिलेशन कोई अलग से नहीं, ये यहीं से आया, ये नेगेटिव ऑफ माइनस डी वी बाई डी आर, इसी रिलेशन से मिला है। ठीक, कंडक्टर्स के केस में हम ये ले रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो दिस नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की अबाउट है। तो इसको हम dv की जगह पर हमने v मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हमने क्या लिख दिया?
डी लिख दिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो सिंपल सी बात ये है कि ई मिल गया तो वी हमें मिल जाएगा, और वी हमें जो मिलेगा वो ई डी मिलेगा, और ई डी जब मिलेगा तो इसी वी को हम इसमें प्लेस कर देंगे, तो उसी से हमें सी मिल जाएगा। तो जो भी हमें सी मिला वो सी हमें कितना मिला बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिला। अब अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो जैसा कैपेसिटेंस हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि एक तो परमिटिविटी of the medium in which the conductor plates are placed. Second, dimensions के ऊपर, dimensions मतलब separation कितना है, dimensions मतलब एरिया है यहाँ पर। तीसरी चीज क्या है, separation between the plates। ठीक बेटा, इसी पर अगर हम एक और रिजल्ट निकालने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए यही दो प्लेट्स होती और यहाँ पर एयर ना होकर के कुछ और मीडियम होता, तो ये जो मीडियम होगा इसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कितना मान लेंगे, के। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात जब भी हम किया करते थे तो E इज इक्वल टू हमें क्या मिलता था बेटा, अगर हम नॉर्मली बात करते थे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मिलता था, लेकिन अगर कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक होता था तो हमें क्या मिलता था, 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट मिला करता था इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ई डैश जो है वो मुझे ई बाई के बराबर मिलेगा। यानी कि अभी मुझे फिलहाल के लिए बात ये ध्यान रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कराने का काम करती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक मुझे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रही थी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड अब मुझे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मिलेगी। और जब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मिलेगी तो सिग्मा अपॉन इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, के एप्सिलॉन नॉट लिख पाऊंगा, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमने पढ़ा था बेटा डाइलेक्ट्रिक के बारे में। जब ई हमें मिल गया तो Q इज इक्वल टू सी वी मिलेगा, और Q इज इक्वल टू सी वी, वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E इंटू डी। अब भी सेपरेशन कितना है, वही सेम है, बस हमने मीडियम बदला है। तो E की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और D की जगह पर D लिख दिया, यानी कि सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसी को थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q से Q कैंसिल हो गया, यानी कि C रह गया था शायद हमारा यहाँ पे, ये देखो C। ठीक, C यानी कि C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो K आ गया, यानी कि C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C नॉट। अगर हम C नॉट किसको मान लें, इसको अगर मैं C नॉट नाम दे दूं तो ऑब्वियस सी बात है के टाइम्स ऑफ C नॉट मिला मुझे रिलेशन। इट मीन्स विद द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस increases by k times। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, फुल्ली फिल्ड है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आपसे कोई बोले कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when the space between two plates is fully filled with डाइलेक्ट्रिक। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमेशा डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ये हर बार नहीं होता है,
कुछ कंडीशंस आएंगी जिन कंडीशंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, फिलहाल अभी आपको ये मानकर चलना है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात थी हमारी कैपेसिटेंस की। अब जब कैपेसिटेंस, जब यहाँ पर चार्ज स्टोर हो गया, ये तो हमने यही पता किया ना कि कितनी कैपेसिटी आई इसकी चार्ज स्टोर करने की। चार्ज स्टोर होने की वजह से क्या हुआ, चार्ज स्टोर होने की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई एक तरीके से। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो एक कैपेसिटर जो होता है, उस कैपेसिटर के पास क्या होती है, कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है। जैसे स्प्रिंग के पास एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि स्प्रिंग को आपने जब दबा कर बैठे हुए हो तो मतलब आपने आपने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन की। इन द सेम वे जब आपने कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड किया है तो उस चार्ज प्रोवाइड करने की वजह से उस कैपेसिटर के पास आ गई है एनर्जी। उसी एनर्जी का एक्सप्रेशन अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमने क्या काम किया, इनिशियली वी हैव टू अनचार्ज्ड प्लेट्स। मतलब पहले हमारे पास क्या है, ये सपोज ये दोनों ही अनचार्ज थी। पहले क्या किया हमने, वी कनेक्टेड अ बैटरी, चार्ज करना है भैया, टू चार्ज दी प्लेट, चार्ज दी प्लेट्स। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कनेक्शन किया तो कनेक्शन की वजह से हमने क्या देखा कि नेगेटिव वाली जो ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट से dq अमाउंट का चार्ज इसके पास पहुंच रहा है। ऐसा ही तो होगा भैया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, और यहाँ पर उतना ही ज्यादा क्या अपीयर होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। वी कनेक्ट अ बैटरी टू चार्ज दी प्लेट्स, ड्यू टू दिस the small positive charge will move from plate 2 to plate 1। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना, dq अमाउंट का चार्ज। अब बेटा जब कभी भी कोई भी चीज़ चार्ज होती है, जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या किया आपने, प्लग में लगाया तुरंत चार्जिंग हो गई क्या, नहीं। जो भी आपका चार्ज होता है वो चार्ज धीरे 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 जाकर उस प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, और उसी एक्यूमुलेशन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। जो आपके घर में इन्वर्टर है, जो आप रोज चार्ज कर रहे होते हैं, तो उस जब लाइट चली जाती है तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें सप्लाई करता है, और सप्लाई करने की वजह से हमारी ट्यूबलाइट, फैन वगैरह चलना शुरू होती है। तो स्मॉल चार्ज ट्रांसफर होना शुरू करेगा, कहाँ से कहाँ, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ। ठीक, अब क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा दोनों के। तो हमने क्या मान लिया, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, सपोज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज appear on plate 1 and plate 2 respectively। मतलब जैसे जैसे ये चार्जिंग होते रही तो उसके होने की वजह से सपोज इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज अपीयर हुआ और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज अपीयर हुआ। इनिशियली चार्ज कितना था, इनिशियली अनचार्ज था, मतलब इनिशियल चार्ज वॉज जीरो, क्यू इनिशियल वॉज जीरो। आप चाहते क्या हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए। मतलब कैपिटल क्यू चार्ज की कैपेसिटी है इसकी, ये इतने चार्ज को एक्यूमुलेट कर सकता है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा बेटा, एक बात बताइएगा, जब इसके ऊपर क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो गया
कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, स्मॉल क्यू चार्ज। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। तो ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज पोटेंशियल विल अपीयर। और वो कितना पोटेंशियल होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, याद आता है मुझे तो Q इज इक्वल टू सी, तो बस चेंज नहीं होगा भैया, जो भी कैपेसिटी है वो उतनी रहेगी। V यानी कि यहाँ से V कितना मिल गया मुझे, V मिल गया मुझे Q बाई सी। ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो V की वैल्यू मिल गई। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब इतना पोटेंशियल है और कितने अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, dq अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फॉर ट्रांसफरिंग dq amount of charge small amount of work is done। और वो कितना मान लिया हमने, dq, और dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू टी स्मॉल क्यू। अब भैया टी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल था, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। इसी को अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे इसको, जीरो से लेकर जब तक कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर ना हो जाए। तो W इज इक्वल टू 1/c, तो कांस्टेंट है भैया, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू। और क्यू स्क्वायर बाई टू का मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से क्यू तक, यानी कि हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। यही जो वर्क डन मिला आपको, यही आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और ये कैसी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है बेटा। कैसी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो जब हमें मिल गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक फॉर्मूला ये हमें मिल गया। और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे, Q इज इक्वल टू क्या पड़ा है बेटा, सी वी, क्यू की जगह जरा सी वी रख के देख, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी लिख पाएंगे हम लोग, सी से सी कैंसिल, यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि सी की जगह पर हम लोग क्यू बाई वी लिखते हैं। अगर मैं सी की जगह पर क्यू बाई वी लिखता हूं तो क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल, यानी कि यू इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ क्यू वी। यानी कि मुझे एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन मिल गए। तो एनर्जी अगर Q और C दिया हुआ है मुझे कैपेसिटर का, तब भी मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। मुझे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है तब भी मैं U निकाल सकता हूँ। मुझे चार्ज और V दिया हुआ है तब भी मैं U निकाल सकता हूँ। तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और हाफ क्यू वी। ये हमें तीन रिजल्ट्स मिले। और बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, चाहे अब आप जो भी फॉर्मूले पढ़े रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी वी पढ़ रहे हैं, या ये दो फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं, ऑल दीज फॉर्मूलेज आर एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटर मतलब सिंगल कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है, कि अगर कहीं पर भी एक सिंगल कैपेसिटर दिया होगा तो हम इन फॉर्मूलों को उठाकर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया होगा उन कॉम्बिनेशन की हमें बात अलग से करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी बेटा, किस तरीके से हम लोग कैपेसिटी निकाली हम लोगों ने, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किस तरह से जब कैपेसिटी हमें पता चल गई, तो कैपेसिटी पता लगने के बाद हमने चार्ज स्टोर हो गया, तो चार्ज स्टोर हो गया मतलब एनर्जी स्टोर हो गई। वही जो एनर्जी आपकी स्टोर हुई है, उस एनर्जी के क्या एक्सप्रेशन होगा और कैसे आप वो एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वो एनर्जी के एक्सप्रेशंस भी आपके सामने हैं। आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।